नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम पर स्वागत करता हूं। हमारी आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सी दिस वीक। तो सी दिस वीक में इस बार क्या है खास, आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस बार सी दिस वीक में हम लोग पढ़ने वाले हैं हडसन की खाड़ी यानी कि हडसन बे को। देखिए, महत्वपूर्ण स्थान है अपने आप में पूरे विश्व के मामले में, और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ से पहले कई बार UPSC अलग अलग प्रश्नों को पूछ चुका है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक और ज़रूरी है कि इससे जुड़ी सभी चीज़ें हम लोग को पता हो। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी वैश्विक अवस्थिति क्या है। तो देखिए, इसकी जो वैश्विक अवस्थिति है वो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। ये हम लोग के सामने हमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप दिख रहा है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में हमें यहाँ पर ये जो हडसन बे है, ये हडसन बे अटलांटिक ओशन के हिस्से के रूप में देखने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि अब हम लोग समझें कि इसके आसपास क्या क्या मौजूद हैं, क्या क्या इसकी खास भौगोलिक विशेषताएं हैं। इन सभी चीज़ों को भी अब हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं। पर हाँ, ये खास चीज़ें जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि हाँ, उत्तर अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है, उसी का ही विस्तार इसको हम लोग मान सकते हैं, और साथ साथ उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बे मानी जाती है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग ना जब हिंदी में पढ़ते हैं तो खाड़ी बोलते हैं, पर खाड़ी को अंग्रेजी में कुछ जगह गल्फ बोला जाता है और कुछ मामलों में हम लोग बे बोलते हैं। तो बे के मामले में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी बे जो है वो तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के बाद में हडसन बे दूसरी सबसे बड़ी बे मानी जाती है। हालांकि गल्फ ऑफ मैक्सिको पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गल्फ है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछला जो हम लोग का एपिसोड था वो हम लोग ने चीज़ों को जाना समझा था इसके बारे में। ठीक है ना, तो अब ज़रूरी है कि हम लोग इसकी चीज़ों को और समझें। ठीक है, तो अब इसका जो नाम है, आप लोग को नाम के पीछे का रीज़न पता है कि इसको हम लोग क्यों कहते हैं कि ये हडसन बे है। तो देखिए, जिस समय दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों की खोज की जा रही थी, तो जो व्यक्ति जिस जगह को खोज रहा था तो उससे नाम उसका जोड़ दिया जा रहा था। ठीक इसी प्रकार ये जो स्थान है हडसन बे, इसका नाम जुड़ा हुआ है नीदरलैंड या फिर डच के खोजकर्ता से, जिनका नाम था सर हेनरी हडसन। तो उन्हीं की खोज के बाद इस स्थान को नाम दे दिया गया था हडसन बे, और आज तक हम लोग फिर इस प्रकार से इस रूप में इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ी और चीज़ों में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो अवस्थिति है, इसको कौन कौन घेर रहा है, इसके आसपास क्या। तो देखिए, बात करें अगर देश की कि किस देश से ये घिरा हुआ है या किन किन देशों से ये घिरा हुआ है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही देश देखने को मिल रहा है इसके आसपास, और वो देश है कनाडा। देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी स्थिति जो है वो इसकी कनाडा की बनी हुई है। ठीक है, तो कनाडा ही इसको प्रॉपरली घेरता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कनाडा से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बट कनाडा के अलग अलग राज्य इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। तो कनाडा के जो जो राज्य इसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं उसमें किस किस का नाम शामिल है। तो देखिए, यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक राज्य है जिसका नाम है नूनावुत। ठीक है, तो साथ साथ लिख भी लेते हैं, है ना। नूनावुत राज्य हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कनाडा का दूसरा राज्य है, उसका नाम है मैनीटोबा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, मैनीटोबा के अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओंटारियो। ओंटारियो के अलावा यहाँ पर है क्यूबेक। अब ये चार प्रमुख वो राज्य हैं जो कनाडा के हैं और इसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से जल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, दरअसल आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि हडसन बे एक प्रकार से अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है, बट सीधे तौर पर ये अटलांटिक महासागर से नहीं जुड़ता। अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य यहाँ पर दो अलग अलग बीच में एक और चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दरअसल अगर हम लोग को हडसन बे से पहुँचना है अटलांटिक महासागर में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गुजरना पड़ेगा एक खास चैनल से। यहाँ पर एक खास चैनल मौजूद है जो चैनल यहाँ पर चीज़ों को शुरू करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो चैनल मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं हडसन स्ट्रेट। ठीक है, तो हडसन स्ट्रेट से हम लोग यहाँ गुजरेंगे। हडसन स्ट्रेट से गुजरने के बाद हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे लैब्राडोर सी में, और लैब्राडोर सी में जब हम लोग पहुँच जाएंगे उसके बाद हम आगे निकलेंगे तो मिलेगा हम लोग को यहाँ पर अटलांटिक महासागर। तो हडसन बे को अटलांटिक महासागर से जोड़ने में यहाँ पर कौन कौन भूमिका निभा रहा है, हडसन स्ट्रेट और लैब्राडोर सी, ये दोनों यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं और तब यहाँ पर चीज़ें जुड़ जा रही हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो हडसन बे है, इस हडसन बे का एक दक्षिणी विस्तार हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दरअसल वैसे तो ये हिस्सा हमें एक प्रकार से ऐसा ही लग रहा है कि हडसन बे का ही है ना, अलग नहीं लग रहा है, बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना, ये इसका दक्षिणी विस्तार माना जाता है, और इस दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है जेम्स बे। तो जेम्स बे के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो नाम अलग अलग है, तो प्रॉपरली मिक्स नहीं करना, विस्तार के रूप में हम लोग मान सकते हैं। हालांकि वैसे तो देखो, पूरी दुनिया के अंदर
जितने भी जल क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़े हुए ही हैं, है ना, सब आपस में कनेक्टेड है, बट रीजन के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग नाम से बांट दिया गया है। तो यहाँ पर जेम्स बे है, इसको याद रखिएगा सभी लोग, जेम्स बे या जेम्स की खाड़ी। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह पता चल रहा है कि जिस प्रकार से हडसन बे को अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए हडसन स्टेट और लैब्राडोर सी जिम्मेदार हैं, ठीक उसी प्रकार से हडसन से को आर्कटिक से जोड़ने के लिए भी कुछ खास यहाँ पर चीज़ें जिम्मेदार हैं। तो देखिए, अगर हमें पहुँचना है आर्कटिक महासागर तक, तो आर्कटिक महासागर से हमें जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा बीच में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा हमें फॉक्स चैनल। तो हडसन बे से निकलेंगे, फॉक्स चैनल पहुंचेंगे, फॉक्स चैनल से गुजरते हुए आगे हमें पहुंचना पड़ेगा फ्यूरी एंड हेक्ला स्टेट पर, ठीक है। तो फ्यूरी एंड हेक्ला स्टेट यहां पर मौजूद है। तो अब हमें यहां पर इस वाले पॉइंट को भी कवर करना है, तो चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यूरी एवं या फ्यूरी और ठीक है हेक्ला स्टेट, ठीक। अब इसके साथ पता चल रहा है कि जब हम यहां से निकल जाएंगे तो यहां से निकलने के ऊपर हम लोग अब फिर कहां, जहां से भी मन करे आपका उस तरफ से निकल जाए और सीधा आप पहुंच जाएंगे यहां से आर्कटिक महासागर पे, ठीक है। तो ये चीजें भी इजीली समझ में आ रही है आप लोग को, परेशानी वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये खास खास चीजें हैं इसकी, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोग को मैंने ये तो बता दिया था कि यहाँ पर 4 कनाडा के राज्य इसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। 4 कनाडा के राज्यों के अलावा हमें यहाँ पर ना ये खास प्रायद्वीप देखने को मिलता है। ये देखिए, ये ना खास प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, पेनिनसुला इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा उसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। भारत के मामले में भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अगर हम लोग ज्योग्राफी में भारत को पढ़ते हैं तो सिर्फ भारत थोड़े ही कहेंगे, भारत को हम लोग भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे जो स्थिति है दक्षिण में वो 3 तरफ से हम जल से घिरे हुए हैं। एक तरफ हमें अपना देखने को मिल जाता है बंगाल की खाड़ी, फिर दक्षिण में हमें हिंद महासागर, और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर। तो 3 तरफ से हम लोग जल से घिर गए, तो हमें क्या कहना होता है, प्रायद्वीप है भारत। ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है कि ये जो हिस्सा है ना हडसन बे से जुड़ा हुआ, वैसे तो ये भूमि जो है ये भूमि कनाडा की ही है, कनाडा का हिस्सा, कनाडा का राज्य क्यूबेक यहाँ पर है, बट इस राज्य का ही जो हिस्सा बना हुआ है इसको हम लोग एक प्रायद्वीप कहते हैं, और प्रायद्वीप जो इसको कहा जाता है इसको खास नाम दिया जाता है, और ये है यहाँ पर लैब्राडोर प्रायद्वीप। तो इस पूरी की पूरी भूमि को लैब्राडोर प्रायद्वीप कहते हैं। हालांकि इस पूरे प्रायद्वीप के अंदर से एक और प्रायद्वीप निकला हुआ है, और दरअसल ये वाला जो हिस्सा है ये इसको माना तो लैब्राडोर प्रायद्वीप का हिस्सा जाता है, लेकिन लैब्राडोर प्रायद्वीप का हिस्सा होने के बावजूद इसको हम लोग कहते हैं उनगावा प्रायद्वीप। तो दोनों चीजें ही याद रखिएगा, इसको हम लोग कह रहे हैं उनगावा प्रायद्वीप, और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया है लैब्राडोर प्रायद्वीप। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो दोनों को इस तरह से याद जरूर रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। और मतलब जनरली लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ ये उनगावा प्रायद्वीप कहाँ पर है या लैब्राडोर प्रायद्वीप कहाँ पर है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया कि स्टेट है तो मान नहीं जाएंगे हाँ स्टेट ही है, इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं है। तो कई बार चीजें जब यूपीएससी पूछ लेता है या किसी और एग्जाम में पूछ ली जाती है तो कहानी गड़बड़ हो सकती है सभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक का सारा मामला क्लियर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसके आगे आप लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर 2 द्वीप भी मौजूद हैं, तो उन द्वीपों की स्थिति भी हम लोग को यहाँ पर अच्छे से जाननी समझनी है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से द्वीप मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 खास द्वीप देखने को मिलेंगे। हालांकि एक द्वीप तो मुख्य रूप से मौजूद है हडसन बे के पास ही, जस्ट इससे कनेक्टेड है और इसी के जल क्षेत्र के पास आता है, लेकिन जो दूसरा आइलैंड है यहाँ पर उसका दक्षिणी छोर हडसन बे के मुहाने पे आके लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्रमुख आइलैंड है उसका नाम है साउथहैम्पटन आइलैंड। ठीक है, ये साउथहैम्पटन आइलैंड की भूमि हमें इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रही है। और दूसरा आइलैंड जो है वो है बैफिन आइलैंड, और बैफिन आइलैंड का दक्षिणी हिस्सा पड़ता है हडसन बे के मुहाने पे। इसके अलावा अब ये जो 2 आइलैंड है, दरअसल ये 2 आइलैंड को अलग से नहीं पढ़ा जाता, ये दोनों के दोनों आइलैंड जो है ये नूनावूत राज्य का ही हिस्सा है। जो कनाडा का नूनावूत राज्य है ना उसी का हिस्सा है, और कनाडा का जो नूनावूत राज्य है काफी बड़ा है अपने आप में। ये समझिए कि इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है कनाडा का नूनावूत राज्य है, और इसी के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि ये साउथहैम्पटन आइलैंड और साथ साथ बैफिन आइलैंड ये दोनों इसी का ही हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद जरूर से रखिएगा कौन कौन से आइलैंड मौजूद है। अगर पूछता है तो डायरेक्ट हिट कीजिएगा बिना किसी मामले के, परेशान यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को भी नहीं होना है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए जरूरी है कि थोड़ी सी नदियां भी पढ़ लें हम लोग कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो आकर के हडसन बे में गिरती हैं। सारी नदियां पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में आकर के 12 नदियां गिर रही हैं, 10 नदियां गिर रही हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ खास नदियां ऐसी जिन पर काफी ज्यादा
एग्जाम के हमारे क्वेश्चन पहले भी बनते हुए आए हैं, आने वाले समय में बनने की संभावना भी रहती है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस भौगोलिक क्षेत्र के मामले में कुछ खास विशेषताओं को लेकर के चलते हैं। तो अब हडसन बे के मामले में हमें जिन नदियों को समझना है उसमें सबसे पहली है चर्चिल, दूसरी नदी हमें यहाँ पर जो देखनी है उस नदी का नाम है नेल्सन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 3 नदियां हमें यहाँ पर पास पास देखने को मिलती है, बट ये जो सबसे ऊपरी नदी है ना ये नेल्सन है। यहाँ तो अब हमें अकेले देखने को मिल ही जाएगी चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल यहाँ हो गई, नेल्सन यहाँ हो गई। अब इसके बाद हमें जो नदी पढ़नी है उसका नाम है सेवन, सेवन के अलावा विनिस्क, इसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना होगा ईस्टमैन, इसके बाद हम यहां पर फिर देखेंगे ग्रांडे, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियां हम लोग को यहां पर इस पूरे के मामले में पढ़नी है, ठीक है। इसको ग्रांडे भी कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग ग्रांडे भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी उचित लगे आप इसको देख लीजिएगा। तो ये प्रमुख नदियां हैं इस पूरे क्षेत्र की जो आकर के गिरती हैं हडसन बे के क्षेत्र में। अब इन नदियों की क्या क्या स्थिति है, जैसे कि सबसे पहली जो हमारी चर्चिल नदी है, इस चर्चिल नदी का उद्गम होता है एक छोटी सी झील से, जिस झील का नाम भी चर्चिल झील ही है। चर्चिल झील से निकलती है, निकलने के बाद अपना सफर तय करती है कनाडा के मैनिटोबा राज्य के अंदर। अभी आप लोग को बताया ना मैंने कनाडा के मैनिटोबा राज्य के बारे में कि एक ऐसा राज्य है जो हडसन बे के साथ सीमा साझा करता है। 4 जो राज्य मैंने आपको गिनाए थे। तो देखिए यहाँ पर हमें वो राज्यवार स्थिति भी देखने को मिलेगी कि कहाँ कहाँ किस किस राज्य से कौन कौन सी नदी निकल रही है। तो कनाडा के मैनिटोबा राज्य से हम देख रहे हैं कि चर्चिल झील जो यहाँ पर है वहां से निकलेगी चर्चिल नदी और निकलते हुए सीधा पहुंच जाएगी हडसन बे में। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ बनी हुई है नेल्सन के मामले में भी। अभी जो नेल्सन नदी है, इस नेल्सन नदी का उद्गम हम लोग देखते हैं कि एक झील से होता है और झील का नाम है विन्नीपेग झील। एक खास झील है ये भी अपने आप में, ठीक है, क्योंकि नदी का उद्गम भी हो रहा है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो कनाडा की एक खास झील बन जाएगी अपने आप में इस प्रकार से। तो विनिपेग झील है, विनिपेग झील से उद्गम होता है नेल्सन का और बस सफर तय करती है और आके समाप्त हो जाती है ये हडसन बे में। हालांकि जिस जगह पर ये नदी गिरती है वहां पर पोर्ट नेल्सन भी है, तो समझिए नदी के नाम से ही पोर्ट को भी नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये दोनों ही नदियां समझ लीजिए कि मैनिटोबा राज्य की नदियां यहीं पे बहते हुए हमें दिख रही है। इसके बाद हमारी जो सेवन और विनिस्का है, ये दोनों नदियां भी बहुत खास है कनाडा के मामले में और हडसन बे के मामले में, दोनों ही स्थितियों में। और ये दोनों नदियां हैं ऑन्टेरियो राज्य के अंदर, ठीक। इसके अलावा जो हमारी ईस्टमैन और साथ साथ हमारी यह ग्रांडे नदी है, इन दोनों नदियों के मामले में हमें पता चलता है कि ये क्यूबिक राज्य के अंदर है और क्यूबिक राज्य में होने के साथ ये नदियां सीधा तौर पर हडसन बे में नहीं गिर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हम लोग ये कहेंगे कि हडसन बे में गिरेगी। दरअसल हडसन बे का जो दक्षिणी विस्तार आप लोग को मैंने बताया था कि जेम्स बे इसका दक्षिणी विस्तार है, उस दक्षिणी विस्तार वाले स्थान पर जेम्स बे में आकर के ये दोनों ही नदियां अपने जल को मिला देती हैं। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी की सारी खास बातें हमारी इस हडसन बे के मामले में है। अब देखिए जब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है हडसन बे के मामले में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ संभावित प्रश्नों को भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न अब यूपीएससी हम लोगों से यहाँ से पूछेगा प्रीलिम्स के अंदर, या कैसी संभावना है कि प्रश्न किस रूप में आ सकते हैं, तो देखते हैं जरा एक बार, ठीक है। तो एक आप लोगों के लिए डेमो प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है, संभावित प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर। तो प्रश्न में है कि निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए जल निकाय कौन कौन से हैं? हडसन की खाड़ी है, चर्चिल नदी है, जेम्स की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी और लैब्राडोर सागर है। ये 5 अलग अलग जल निकाय जल क्षेत्र हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इन जल निकायों के लिए कहा जा रहा है कि यदि गेहूं से भरा एक जलयान कनाडा के विनिपेग शहर से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की यात्रा करता है, तो उपयुक्त में से कितने जल निकाय उस जलयान के मार्ग का हिस्सा नहीं होंगे? आपको ये बताना है। थोड़ा सा प्रश्न को समय देकर पढ़ा कीजिए। हमें पता है कि हाँ हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर समय कम रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ें, बट जल्दी पढ़ने की वजह से कई बार हम इस लास्ट वाले नहीं को ना पढ़ना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस ये पूछा गया कि क्या है, कहाँ से निकला जाएगा या कैसे रास्ते गुजरेंगे, वो नहीं पे हम लोग ध्यान नहीं देते। जो क्वेश्चन कह रहा होता है कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ से नहीं गुजरना है, क्या नहीं बताना है, क्या सही नहीं है, ये चीज़ें होती है क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग कई बार मिस करते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ से नहीं गुजरेंगे, तो ये मानचित्र में हम लोग चीज़ों को, स्थिति को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, कनाडा के विनिपेग शहर से भेज रहे हैं सीधा लिस्बन की यात्रा के लिए, जो पुर्तगाल की राजधानी है। अब पुर्तगाल वैसे है कहाँ, यूरोप के अंदर है कंट्री,
ठीक है। कनाडा कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। तो समझ लीजिए एक अच्छा खासा ट्रैवल यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रॉपर स्थिति हमें यहाँ पर मानचित्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, यूरोप इस तरफ पूरा मौजूद है। इसके अलावा यहाँ हमें देखने को मिल जा रहा है कि ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। कनाडा सबसे ऊपर है यहाँ पर और बीच में है हमारा अटलांटिक समुद्र। अब देखिए कनाडा के अंदर विनिपेग, ठीक है, कनाडा का विनिपेग है। ठीक है, अभी विनिपेग दरअसल क्या है कि कनाडा के एक राज्य है जिसका नाम है मैनिटोबा, उस मैनिटोबा की राजधानी है ये। अब विनिपेग से हमें निकलना है और निकल के पहुंचना है लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है। अब क्या क्या बीच में आ रहा है हमारे, तो देखिए विनिपेग से हम निकले, तो विनिपेग से निकलने के बाद सबसे पहले हमें कहाँ से गुजरना पड़ेगा? यहाँ पर एक नदी मिलेगी हमें, और उस नदी को भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो नदी मिलेगी वो नदी मिलेगी नेल्सन नदी। ठीक है, और जहाँ विनिपेग से हम लोग निकलेंगे ना, तो विनिपेग में हम लोग निकलेंगे सबसे पहले विनिपेग झील से, क्योंकि जो ये स्थान है ना विनिपेग, इसी के नाम पर यहाँ पर एक झील भी है। तो सबसे पहले विनिपेग लेक या विनिपेग झील से हम लोग को निकलना पड़ेगा। इस विनिपेग झील से हम लोग के निकलने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगी नदी हमारी नेल्सन नदी। ठीक है, तो नेल्सन नदी से निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे फिर उस स्थान पर जो हमारे आज के सी दिस वीक का विषय रहा है, यानी कि हम पहुंच जाएंगे हडसन बे के अंदर। हडसन बे से अब हमें बाहर निकलना है क्योंकि हमें आना पड़ेगा अटलांटिक ओशन के अंदर। अटलांटिक ओशन में हमें कौन लेकर के आएगा? एनी गेसेस? कमेंट करो जरा, देखते हैं कितने लोग को अभी याद है। जस्ट पढ़ाया ना मैंने कैसे हम लोग हडसन बे से निकलते हुए पहुंचेंगे अटलांटिक ओशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अब दो बीच में हमें खास स्थान देखने को मिलेंगे, हडसन बे के बाद हडसन स्ट्रेट और हडसन स्ट्रेट के बाद लेब्राडोर सी। अब लेब्राडोर सी वाले एरिया को क्रॉस करके हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे अटलांटिक ओशन के अंदर, और जब हम अटलांटिक ओशन में आ जाएंगे तो अटलांटिक ओशन से पास करते हुए फिर हम लोग पहुंचेंगे यूरोप, और यूरोप में हम लोग आएंगे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। तो कौन कौन से स्थान बीच में आए? सबसे पहले थी यहाँ पर विनिपेग झील, विनिपेग झील के बाद नेल्सन नदी, नेल्सन नदी के बाद में हडसन बे, और हडसन बे के बाद में यहाँ पर हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट के बाद लेब्राडोर सी। ठीक है, और लेब्राडोर सी के बाद फिर अटलांटिक ओशन हमारा यहाँ पर हो गया। अटलांटिक ओशन के बाद हम लोग तब पहुंच पाए हैं लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था हमारे पास में? हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हडसन की खाड़ी, क्या अभी इस सफर में हम लोग हडसन की खाड़ी पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे, यानी कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है किस मार्ग का, हमारा कौन सी जगह ऐसी जो हमारे मार्ग का हिस्सा नहीं रहेगी, हमें तो ये बताना है। बट ये हमारे मार्ग का हिस्सा है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये गलत है, इसको आंसर में लेके नहीं जाना। चर्चिल नदी, क्या हम लोग चर्चिल नदी पर गए थे? चर्चिल नदी गए हम लोग? नहीं, हमारी जो नदी थी वो थी नेल्सन नदी, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये ठीक है। अगला है जेम्स की खाड़ी, क्या हम लोग जेम्स की खाड़ी से गुजरे? नहीं गुजरे, यानी कि प्रश्न के हिसाब से तो ये ठीक है, हमारा ये मार्ग का हिस्सा नहीं है। बिस्के की खाड़ी, क्या हम बिस्के की खाड़ी पहुंचे? कहाँ है बिस्के की खाड़ी? तो देखिए बिस्के की खाड़ी एक्चुअल में पुर्तगाल के थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है, स्पेन के उत्तरी हिस्से में हम लोग देखते हैं कि बिस्के की खाड़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें बिस्के की खाड़ी जब देखने को मिल रही, तो क्या हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर बिस्के की खाड़ी में? हम लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारे मार्ग का हिस्सा नहीं है, मतलब प्रश्न के हिसाब से ये भी सही है। क्या हम लेब्राडोर सागर गए थे? भाई बिल्कुल, अगर हडसन बे से निकलेंगे और अटलांटिक ओशन पहुंचेंगे तो निकलना तो पड़ेगा लेब्राडोर सी से, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये भी गलत है। तो अब कौन कौन से जल मार्ग हमारे, यानी कि कौन कौन जल स्थान जो हैं वो हमारे मार्ग का हिस्सा नहीं होंगे? तो 2, 3 और 4 हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि केवल 3 प्रश्न के मामले में सही है। प्रश्न का उत्तर बनेगा बी। एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि जब ना यूपीएससी ये पूछ लेता है ना क्या नहीं होगा, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से ना ये पढ़ते हुए हैं क्या होगा, क्या आसपास रहेगा, क्या चीज़ें कनेक्ट करेंगी, कैसे कैसे गुजरेंगे। तो जब नहीं आता ना थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है हम लोग की, फिर हमें लगता है कि सही की तरफ जाते हैं और सही की तरफ जाकर कई बार हम कंफ्यूज होकर के अपना आंसर भी गलत करते हैं। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा फोकस की जरूरत यहाँ पर आवश्यकता होती है हम लोग को, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस प्रकार से आने वाले समय में भी। ठीक है, तो बात यहीं तक ही सीमित नहीं रखते, अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर एक और प्रश्न देख लेते हैं, संभावित प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना हडसन खाड़ी के चारों ओर विस्तृत है और अपने खनिज संसाधनों की अत्यधिक प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है?
अब देखिए स्थान तो वही है जिस स्थान को अब तक हम लोग देखते हुए आ रहे थे, इस वाले स्थान की बात तो यहाँ पर चल रही है। बट हडसन बे के चारों ओर, अब चारों ओर क्या है, इस हिस्से की बात चल रही है। इस हिस्से के बारे में कह रहा है प्रश्न कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो जगह है, ये जगह खनिज संसाधनों की अत्यधिक प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को खनिज अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो स्थान है ना, दरअसल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, खनिज बहुत अच्छी मात्रा में है, और यहाँ खनिज इतनी अच्छी मात्रा में है कि ये समझ लीजिए कि ये स्थान आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से बना हुआ है। खनिज संसाधनों के मामले में आपको यहाँ लोहा भी मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा, निकेल भी मिल जाएगा, तांबा भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, जस्ता भी मिलेगा। बहुत अच्छे से भंडार है यहाँ पर। लौह अयस्क का जो खनन है वो तो यहाँ पर बहुत खास तौर पे किया जाता है, प्रमुख केंद्र बना हुआ है ये स्थान लौह अयस्क के खनन के लिए। बट ये है क्या, इसको हम कनाडा कह सकते हैं? हमारा क्या कह रहा है, हमारा ऑप्शंस क्या कह रहे हैं हमारे? ग्रेट बेसिन, कनाडाई शील्ड, मैकेंजी पर्वतमाला और मेसाबी पर्वतमाला। अब ये पूरा का पूरा स्थान है क्या, कौन सा देश है? कनाडा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? सीधा तौर पर हम हिट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हिट कर सकते हैं? हम लोग को हिट करना पड़ेगा यहाँ पर बी, कनाडाई शील्ड, क्योंकि एक्चुअल में ये जो जगह है ना, ये पूरी की पूरी जगह हम लोग कनाडाई शील्ड के रूप में पढ़ते हैं। ये आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये कनाडाई शील्ड है, और इसी कनाडाई शील्ड के जो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों को हम लोगों ने भी खासतौर पर पढ़ा, और हमारी जो आज की क्लास रही है ना, उसके हम लोग आसपास यहीं पे ही घूमते रहे हैं, कनाडाई शील्ड के पास ही। चीजें क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? तो इंपॉर्टेंट है, इस रूप में बात सकता हूँ। और ये कनाडाई शील्ड खनिजों के मामले में खास रहती है, ड्रिलिंग वगैरह होती रहती है, इसलिए कई बार पूछ ली जाती है ये। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मैप इन न्यूज़ में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी खास जगह हम लोग की बीते दिनों चर्चा में रही और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछली क्लास में छोड़ा हुआ हम लोग का प्रश्न, क्योंकि आप लोग के लिए हर क्लास के अंत में क्वेश्चन होता है। काफ़ी सारे लोग आंसर देते हैं, बट काफ़ी सारे लोग नहीं भी देते हो, तो जिम्मेदारी है आप लोगों की कि आंसर ज़रूर दें। इससे थोड़ा हम लोग को पता चलता है कि हाँ कितनी चीज़ें समझ में आई, कितना कुछ याद था, क्या सही है। और जब हम लोग आंसर देते हैं तो हमें ना लंबे समय तक चीज़ें आती है, तो प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में भी कहा जाता है कि जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाइए, ताकि जब परीक्षा में आप जाएं तो आपको वहाँ पर उत्तर देने में आनंद आए और आप सही आंसर दे पाएँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था, जॉर्जिया की अवस्थिति है काला सागर के पश्चिम में, भूमध्य सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य में। आप लोग को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था जॉर्जिया। तो जब जॉर्जिया को पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए जॉर्जिया दरअसल अलग अलग राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, और राज्यों के साथ सीमा साझा करने के अलावा एक सी से भी सीमा साझा करता है। तो जिन राज्यों से सीमा साझा करता है उन राज्यों में सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि रशिया है इसके उत्तर में। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में इसके रशिया है, और केवल और केवल उत्तर में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व में भी रशिया है। वहीं हम देखते हैं कि दक्षिणी पूर्व में अजरबैजान के साथ सीमा साझा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो सीमा है, ये सीमा लगी हुई है रशिया की, और ये वाली जो सीमा है, ये सीमा है यहाँ पर अजरबैजान की। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्व में भी है और पूर्व में भी है, दोनों ही जगह पर स्थिति इसकी बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण में हमें अर्मेनिया देखने को मिल रहा है, और दक्षिण में ही हमें तुर्की भी देखने को मिल रहा है। तो अर्मेनिया और तुर्की, ये सीमा अर्मेनिया की है और ये सीमा तुर्की की है। तो 4 देश यहाँ पर, ठीक है, जो 4 देश सीमा साझा कर रहे हैं फिलहाल जॉर्जिया से। अब इन 4 देशों के अलावा एक सी भी है जो इसका पश्चिमी हिस्से पर से जुड़ी हुई है, और पश्चिमी हिस्से पर जिस सीमा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो इसकी सीमा है वो लग रही है ब्लैक सी से। ठीक है, काला सागर इसको हम लोग कहते हैं। अब क्वेश्चन जो हम लोग का था, उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किन, इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है, अवस्थिति में काला सागर के पश्चिम में। अब देखिए काला सागर दिया तो हुआ है, क्या काला सागर के पश्चिम में है जॉर्जिया? पश्चिम में तो नहीं है, क्योंकि पश्चिम तो यहाँ पर है, यहाँ तो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्व में तो है। अगर यहाँ पूर्व होता तो बिल्कुल हमारा ये जो क्वेश्चन है ना वो सही हो जाता। ठीक है, तो इस मामले में ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब वहीं भूमध्य सागर के उत्तर में क्या ऐसा है? भूमध्य सागर कहाँ है? यहाँ है। क्या इसके उत्तर में है? तुर्की है। यहाँ तो दूर हैं आप तो बहुत ज़्यादा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी जो हम लोग का है वो यहाँ पर गलत है। कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में क्या ऐसी कुछ स्थिति है? काला सागर यहाँ है और कैस्पियन सागर यहाँ है, दोनों के मध्य में है। तो बट स्थिति ये भी हो रखी है कि दोनों के मध्य में दरअसल देश की सीमा भी आ रही है। तो क्या इसको सही माना जाए? चलो एक बार चौथे पे भी नजर मार लेते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे भी ऑप्शन देता है जिनमें कुछ ऑप्शन आंशिक रूप से सही होते हैं, कुछ एग्जैक्टली सही होते हैं। अगर चौथा वाला आसपास तक आ रहा है या एग्जैक्ट पहुंच जा रहा है तो चौथे पे जाएंगे, अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग को तीसरा सही मानना होगा। फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य में। तो अब देखिए यहाँ पर
फारस की खाड़ी की स्थिति क्या है, यहाँ पर है, ये है हमारी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी के अलावा कह रहा है कि कैस्पियन सागर के मध्य में, तो फारस की खाड़ी यहाँ है और कैस्पियन सागर यहाँ है, मध्य में तो ईरान आ गया। मतलब दूर दूर तक भी चौथा ऑप्शन रिलेट नहीं कर पा रहा। अब ले देके क्या बच रहा है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य में ये मौजूद है, तो कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में मौजूद करते हुए सी को हम लोग सही मानेंगे और इसी के साथ बढ़ जाएंगे आगे, और आगे बढ़ करके देखेंगे कि अब आज की क्लास में हमारे प्लेसेस न्यूज़ के क्या क्या विषय है या कौन कौन से स्थान है जो हमें आज पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आज अपने प्लेसेस न्यूज़ में या मैपिंग न्यूज़ के अंदर महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र को क्यों पढ़ना है, इसके पीछे कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो देखिए हम लोग के पास में यहाँ पर यह है कि भाई बीते कुछ महीने से मराठी भाषा को लेकर उपजे विवाद के कारण महाराष्ट्र चर्चा में आ गया। देखिए दरअसल मराठी के इस्तेमाल को लेकर के ना बड़ा आजकल विवाद हो रहा है महाराष्ट्र में, और ये विवाद बीते कई महीनों से चल रहा है। जैसे कि फरवरी के महीने में एक बड़ा इंसिडेंट ये आया था कि बेलगावी वाले क्षेत्र में एक बस कंडक्टर के साथ केवल इस वजह से मारपीट की गई कि ये उसने अपने यात्रियों के साथ मराठी में बातचीत नहीं की, जबकि बेलगावी कर्नाटक का क्षेत्र है, पर उसके बावजूद वहां पर मराठी को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद ये भी देखा गया कि महाराष्ट्र के अंदर एक पंचायत अधिकारी को केवल इस कारण से अब्यूज किया गया कि वो पंचायत अधिकारी यहाँ पे मराठी में बातचीत नहीं कर रहा था। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ सामने ये आई है कि एक महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी और महिला के साथ मारपीट की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, और मारपीट के पीछे का रीज़न ये था कि महिला ने केवल वहाँ इतना बोला था एक्सक्यूज़ मी, और एक्सक्यूज़ मी बोलने के कारण लोगों ने वहाँ पर उसका मारपीट की और कहा कि ये बात आपको मराठी में बोलनी चाहिए थी, ना कि इंग्लिश के अंदर। तो समझ रहे हैं स्थिति कितनी गंभीर हो रखी है। और वहीं आजकल थोड़ा सा महाराष्ट्र में ये चल रहा है कि जो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो बार बार लगातार वहाँ के प्रतिष्ठानों को, बैंकों को कह रहे हैं कि भाई मराठी का इस्तेमाल करो, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के साथ में ना मराठी में बातचीत नहीं करते। तो विवाद काफ़ी गहराया हुआ है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर रीज़न क्या बना हुआ है, इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया। ये बीते दिनों खुद महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया था। इसके पहले महाराष्ट्र के ही सांगली जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे 48 पर स्थित एक निजी कंपनी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया था। तो कई सारे कारण हम लोग के पास में है, जरूरी है कि एक बार महाराष्ट्र को हम लोग पढ़ें, पता भी होना चाहिए हम लोग को, क्योंकि भाई हमारे देश का एक राज्य है, तो क्या क्या स्थिति है उसकी ये हमारे समझ में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी अवस्थिति क्या है। अब देखिए ये भारत के अंदर दरअसल दक्षिणी भारत का हिस्सा है, और भारत के दक्षिणी भारत के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत के ये पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो आकृति है ये हमें लगभग एक त्रिकोण की भांति देखने को मिलती है ना, एक त्रिभुज सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसकी आकृति में। हालांकि पूरी तरह से नहीं है, बट मोटे तौर पर हम लोग माने तो हमें इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिल भी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ये समझें कि ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है, देखो आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, एक्जैक्टली मैं बिल्कुल इस बात के लिए श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, क्योंकि हम लोग भारत को पढ़ते रहते हैं, ज्योग्राफी में खास टॉपिक है, और वैसे भी हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो भारत के बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है, किस किस से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी लोग को पता हो, काफ़ी लोग को नहीं भी पता होगा। तो देखिए कहाँ कैसे कैसे सीमा साझा हो रही है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में सबसे पहले यहाँ पर हमें गुजरात देखने को मिल जा रहा है। गुजरात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उत्तर में हमें दिखता है कि हाँ मध्य प्रदेश के साथ में एक अच्छी खासी और लंबी सीमा साझा हो रही है। और ये समझ लीजिएगा आप लोग कि महाराष्ट्र अपनी सीमा जितने भी राज्यों से साझा करता है उसमें सबसे लंबी सीमा ये मध्य प्रदेश के साथ ही साझा करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर पूर्व में देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़। पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने का हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण पूर्व में यहाँ पर तेलंगाना भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण में कर्नाटक है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में गोवा भी मौजूद है। इसके अलावा गुजरात की सीमा पर दादर और नागर हवेली भी हमें देखने को मिलता है, साथ साथ दमन और दीव। अब बीते दिनों हमारी सरकार ने 2 यूटी को जोड़ के एक ही यूटी बनाया था, तो इसको हम लोग दादर और नागर हवेली और दमन और दीव कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसके साथ भी हमारी सीमा साझा होती है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र के मामले में समझिए क्या पता चल रहा है, कितने राज्य हैं यहाँ पर। तो राज्य हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 7 7 6। तो 6 तो यहाँ पर राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, और साथ साथ एक यूटी भी है जो इसके साथ सीमा साझा करता हुआ हमें दिख जा रहा है। क्लियर है सारी बात। अब इसी के अलावा हमें यह भी पढ़ना है कि यहाँ पर कौन कौन सी खास भौगोलिक आकृतियां मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र का जिस प्रकार से क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर काफ़ी सारे भौगोलिक विशेषताएं भी देखने को मिलती है। सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे उत्तरी सीमा
मध्य प्रदेश के साथ में लगती है इसकी। तो सबसे उत्तर में हमें यहाँ पर दो खास पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, जिसमें सतपुड़ा रेंज और ग्वालीगढ़ रेंज। ठीक है, तो ये सबसे उत्तर में हमें देखने को मिलती है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर दोनों ही मौजूद है। ठीक है, तो सतपुड़ा चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हिंदी में भी, ठीक है, और ग्वालीगढ़, ठीक है, सतपुड़ा और ग्वालीगढ़ दोनों हमें यहाँ देखने को मिल जा रही है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की जो मध्य की भूमि है, इस मध्य भूमि पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर सतमाला रेंज मौजूद है, सतमाला के अलावा अजंता पर्वत श्रेणी भी हमें यहाँ पर दिखेगी। तो सतमाला और अजंता पर्वत श्रेणी ये इसके मध्य भाग में, केवल बात यहीं तक सीमित नहीं, मध्य भाग में ही इसके हरिश्चंद्र भी हमें देखने को मिल जाएगी। यहां हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और यहां पर बालाघाट। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, तो जो महाराष्ट्र के जो ये अब फिलहाल हमें पता चलता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है, तो इस जगह पर भी एक और पर्वत श्रेणी है जिसको लिए नाम दिया गया है महादेव पर्वत श्रेणी। हालांकि इसको महादेव पर्वत श्रेणी के रूप में भी जानते हैं और इसको शंभु महादेव पर्वत श्रेणी के रूप में भी जानते हैं, दोनों ही रूपों में इसको जाना जाता है। हालांकि जब हम पूरे भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो इस दौरान हम लोग जिस महादेव पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ वाली महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का ही विस्तार कही जाती है। अब यहाँ जो महादेव है ये कई बार किसी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, पहले भी कई बार पूछी गई, तो आने वाले समय में पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप लोग को याद रखना कि ठीक है महाराष्ट्र में भी महादेव है पर इसको शंभु महादेव के रूप में जानते हैं। और ये जो महादेव यहाँ रेंज यहाँ पर मौजूद है, जो महादेव श्रेणी यहाँ मौजूद है, यह महाबलेश्वर का विस्तार ही है। ठीक है, तो ये खास पर्वत श्रेणियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और खास एग्जाम के हिसाब से हमारे जितने भी हैं कहीं पे पूछी जा सकती है, इसलिए नोट डाउन करके रखिएगा, और पूछी जाए ना जाए पर पता होनी फिर भी जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही अब ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, है ना, कलर डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर हरा हरा है और यहाँ पे थोड़े अलग से कलर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे दरअसल रीजन क्या, तो देखिए जो ये हमारी महाराष्ट्र वाली भूमि है ना, अब जब हम लोग अरब सागर से प्रवेश करते हैं भारत में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तटीय मैदान। तो ये जो हरी हरी स्थिति है ये हमारे तटीय मैदान की है, यहाँ हमारा तटीय मैदान है। तटीय मैदान के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है। तो तटीय मैदान, फिर पश्चिमी घाट, उसके बाद हमें फिर ये पहाड़ियों की स्थिति देखने को मिल जाती है, पर्वत श्रेणियां देखने को मिल जाती है। तो ये खास भौगोलिक विशेषताएं हमारे इस महाराष्ट्र की है जो आप लोग को याद रखनी होगी। अब इन खास भौगोलिक विशेषताओं को समझने के बाद हम लोग के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम लोग समझें यहाँ पर अपने इस राज्य की खास नदियों को। वैसे तो देखो बहुत सारी नदियाँ पर खास खास नदियों की बात करनी है। देखो मैंने आपको बताया था ना वेस्टर्न घाट है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा पश्चिमी घाट यहाँ पर है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र जो है ये तटीय मैदान है। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण प्लेन, यानी कि कोंकण मैदान, इसको हम लोग इस रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पर बाकी और स्थितियाँ। ठीक, अब खास नदियाँ जो जो हमें पढ़नी होती है महाराष्ट्र के बारे में, जिनकी खास स्थिति बनी हुई है, प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर खास नदियों में जिसका नाम शामिल है उसमें सबसे पहली गोदावरी है। गोदावरी के अलावा हमें यहाँ पढ़नी है तापी, कृष्णा और भीमा। तो इन चार नदियों पर फिलहाल महाराष्ट्र के मामले में हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोदावरी की। ठीक है, तो देखिए गोदावरी की दरअसल जो उद्गम होता है, गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबक पठार से। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पर हम लोग को एक त्र्यंबक पठार देखने को मिलेगा, और ये जो त्र्यंबक पठार है, ये त्र्यंबक पठार यहाँ पे सतपुड़ा और हरिश्चंद्र इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में मौजूद है। तो सतपुड़ा और हरिश्चंद्र रेंज, तो इन दोनों ही रेंज के बीच में जो एक पठार वाली स्थिति है, उस पठार के अंदर एक झील है बहुत छोटी सी यहाँ पे। तो उस झील से निकलती है एक छोटी सी धारा गोदावरी नदी की। लेकिन शुरुआत में तो एक छोटी सी धारा हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये नदी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के मामले में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबक पठार से निकलने के बाद ये नदी जाकर के गिरती है सीधा बंगाल की खाड़ी में। तो समझिए कितना लंबा सफर ये तय करती है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी खास नदियां हैं यहाँ पर, वो तापी, कृष्णा और भीमा है। अब कृष्णा और भीमा ये दोनों नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। तापी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। ठीक है, ये बात भी कई बार पूछी जा सकती है आप लोगों से, तो याद रखिएगा कि ये हमारी जो कृष्णा और भीमा है इन तो निकलेंगी पश्चिमी घाट से, लेकिन तापी निकलेगी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो ये अंतर भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट को देकर के ना कन्फ्यूज कर दिया था हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब सबसे पहले कृष्णा नदी की। ठीक है, तो हमारी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम होगा महाबलेश्वर से।
महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलने के बाद में फिर ये अपना सफ़र महाराष्ट्र में तय करेगी और महाराष्ट्र में सफ़र तय करते करते ये पहुंच जाती है फिर कर्नाटक राज्य के अंदर। हालांकि इस दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि इस नदी की स्थिति में एक खास सहायक नदी आकर के मिलती है। जो खास नदी हम लोग को पढ़नी है उसका नाम है भीमा। अब भीमा का उद्गम होता है भीमा शंकर पहाड़ियों से। अब भीमा नदी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये भीमा नदी का उद्गम यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। ये भीमा शंकर पहाड़ियाँ हैं। भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलने के बाद ये अपनी स्थिति में अच्छा खासा बहती है और बहते बहते ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर के कर्नाटक राज्य में मिल जाती है कृष्णा नदी से। तो कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी है। हालांकि और भी बहुत सारी है, बट एक प्रमुख सहायक नदी जो हम लोग को महाराष्ट्र के राज्य के मामले में भी पढ़नी है और आपस में कनेक्टेड भी देखने को मिल रही है। तो इसकी स्थिति इस प्रकार से। क्लियर है बात सारी। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर बात करनी है तापी नदी की भी, ठीक है। तो देखिए तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मामले में भी ये याद रखिएगा कि दरअसल इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल जिले से होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उद्गम कहाँ से होगा? इसका उद्गम होगा यहाँ से। यहाँ उद्गम के बाद ये नदी फिर आकर के महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो सतपुड़ा का विस्तार है ग्वालियर महादेव, जैसा कि आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। यहाँ से उद्गम होगा, बहती हुई आएगी और प्रवेश कर जाएगी महाराष्ट्र में। हालांकि महाराष्ट्र में बहने के बाद ये पहुंचेगी गुजरात में और गुजरात में बहते हुए ये पहुंच जाएगी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में आकर ये अपना सारा जल छोड़ देगी। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर तापी नदी की है। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर खास अलग अलग घाट भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये घाट दर्रे हैं, तो काफ़ी सारे हैं, बट जो दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें सबसे पहला है थाल घाट और दूसरा है यहाँ पर भोर घाट, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बार पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये थाल घाट है और यहाँ पर है ये भोर घाट। अब इन दोनों का महत्व क्या है दरअसल ये भी समझिए। तो देखिए थाल घाट का महत्व है मुंबई और नासिक को जोड़ने के मामले में। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि भाई भोर घाट का क्या महत्व है, तो देखिए भोर घाट यहां पर जोड़ने का काम करेगा मुंबई को पुणे से। तो थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक। अब इन सभी चीजों को पढ़ लिया इतने अच्छे से, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न इस विषय के मामले में भी देख लेने चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल दरअसल स्थिति ये हो गई कि भारत में ना बहुत सारा कार्य हो रहा है राजमार्गों को लेकर के। राजमार्ग काफ़ी अच्छे से बनाए जा रहे हैं और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो भी ना आजकल बयान बहुत देते हैं कि हाँ इतने अच्छे से काम करेंगे राजमार्गों के लिए, इतने अच्छे से काम करेंगे, इतना विस्तार करेंगे। तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, तो एक इसीलिए संभावित प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा एक दूसरी रीज़न ये भी था कि जब हम लोगों ने एक बताया था कि महाराष्ट्र हम लोग को क्यों पढ़ना, तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में एक हाईवे के पास आग भी लगी थी। तो इसलिए चर्चा में कई बार आ जाते हैं हाईवे और प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं, पूछ रहा है हम लोगों से भाई कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है। NH02 डिब्रूगढ़ और कोलकाता को कनेक्ट करता है। NH102 इम्फाल और मोरहे को कनेक्ट करता है। NH19 अमृतसर और बद्रीनाथ को कनेक्ट करता है। NH166 रत्नागिरी और सोलापुर को कनेक्ट करता है। अब बताइए कितने सही सुमेलित हैं? क्लियर है आप लोग को, पता है कि नहीं पता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा NH02 क्या कह रहा है। तो NH02 के लिए कह रहा है कि डिब्रूगढ़ और कोलकाता, क्या ये सही कनेक्ट कर रहा है आपस में? तो देखिए इस मामले में ये गलत कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि NH02 डिब्रूगढ़ और कोलकाता को नहीं जोड़ता। NH02 दरअसल जोड़ता है डिब्रूगढ़ और तुईपंग को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए? तुईपंग। और तुईपंग है कहाँ पर? ये मिजोरम राज्य के अंदर है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ और तुईपंग होना चाहिए, ना कि डिब्रूगढ़ और कोलकाता। इस वजह से हमारा जो पहला युग्म है तो गलत हो गया। चलिए दूसरा युग्म देख लेते हैं। NH102 क्या ये इम्फाल और मोरहे को जोड़ता है? ये बात ठीक है, इम्फाल और मोरहे को ही ये जोड़ता है। NH19 क्या अमृतसर और बद्रीनाथ को जोड़ता है? क्या सही है गलत है? कितने लोग को पता है? तो देखिए दरअसल ये भी गलत है, क्योंकि NH19 ना अमृतसर और बद्रीनाथ को नहीं जोड़ता है। NH19 जोड़ता है आगरा और कोलकाता को। तो यहां पर होना चाहिए आगरा और कलकत्ता, ठीक है। तो मामला यहां पर गड़बड़ था। अब बात करें क्या एक्चुअल में ऐसा कोई नेशनल हाईवे है
क्या ऐसा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अमृतसर और बद्रीनाथ को जोड़ता हो? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा है, और उसका नाम है नेशनल हाईवे 07। तो ये जो नेशनल हाईवे ये अमृतसर और बद्रीनाथ को जोड़ने का काम करता है। चौथा युग्म में देखते हैं NH 166, रत्नागिरी और सोलापुर क्या जोड़ता है? बिल्कुल सही जोड़ता है। तो 2 युग्म हमारे यहाँ पर गलत सुमेलित है, 2 युग्म सही सुमेलित है। हमसे पूछा गया था कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 सही सुमेलित। कोई परेशानी तो नहीं? हालांकि इसको हम लोग व्यापक रूप से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये सभी चीजें मौजूद है, ठीक है। जैसे कि NH02 की कहानी जो है वो काफी ज्यादा खास रहती है। NH02 शुरू होता है डिब्रूगढ़ से, ठीक है। तो असम के डिब्रूगढ़ में शुरू होगा और मिजोरम के तुइपंग पे आकर के ये अपना सफर समाप्त करता है। लेकिन इस दौरान ये कई राज्यों से गुजरता है। असम में शुरू होने वाला नागालैंड, मणिपुर और तब जाकर के ये मिजोरम में आकर पूरा का पूरी चीजों को कंप्लीट करता है। इसके अलावा हमारे पास में था यहाँ पर ऑप्शन में NH 102 भी। तो NH 102 की शुरुआत कहाँ से होती है? इम्फाल से। इम्फाल से शुरू होने के बाद कहाँ समाप्त होता है? मोरे, जैसा कि बताया। बट मणिपुर राज्य के ही अंदर का ये नेशनल हाईवे है, किसी दूसरे राज्य को यहाँ पर ये शेयर नहीं करता है। इसके अलावा NH 7, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अमृतसर से, ठीक है। ये यहाँ पर मेन जो यहाँ पर सिटी है वो यही है, ठीक। इसके अलावा ऐसा नाम दिया हुआ है फाजिका, बट यहाँ पर अमृतसर ही पड़ता है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और काफ़ी अच्छा है इसका पूरा का पूरा जो मतलब सफ़र ये तय करता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करता है। समझिए कि ये भारत के कई राज्यों को कवर करता है, इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का नाम शामिल है। तो इन सभी राज्यों को ये कवर करता है। फजीका से शुरुआत होने के बाद में ये अंत होता है इसका माना में, ठीक है। बट किन 2 लोग जगहों को पूछता है, जोड़ता है ये, वो अब हम लोगों से पूछा गया था। तो जो 2 जगह हम लोग के लिए पूछी गई थी वो NH 7 के लिए क्या थी? NH 7 के लिए आपको मैंने बताया कि अमृतसर और बद्रीनाथ को जोड़ने वाला एक हाईवे है। तो बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर अमृतसर से शुरुआत हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हो रही है, अमृतसर के पास से शुरुआत हो रही है और बद्रीनाथ के बाद माना पे जाकर के इसकी समाप्ति है हाईवे की, ठीक है। इसके अलावा NH 19, तो देखिए NH 19 की शुरुआत कहाँ से होती है? आगरा से, और समाप्ति कहाँ है इसकी? कोलकाता के अंदर, ठीक। कई राज्यों को कवर कर रहा है ये भी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा NH 166, तो देखिए शुरुआत कहाँ हो रही है? रत्नागिरी में, समाप्ति कहाँ हो रही है इसकी? सोलापुर में आकर के, ठीक है। तो ये सारे के सारे खास हाईवे हैं जो हम लोग को फिलहाल अभी हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में देखे थे, और कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। एक और क्वेश्चन देखना है। अब हमें क्वेश्चन ये देखना है जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आप लोग को मैंने जस्ट क्लियर किया ना कि भारत में काफी ज्यादा काम हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के, इसी वजह से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। और ये जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, यूपीएससी ने पूछा है, 2014 में प्रश्न पूछा है ये वाला। यहाँ पर पूछा गया था युग्म ही दे करके कि बताइए किस किस को जोड़ रहा है कौन सा राजमार्ग। NH 4 चेन्नई और हैदराबाद, NH 6 मुंबई और कोलकाता, NH 15 अहमदाबाद और जोधपुर। उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है, हमसे ये पूछा था। अब देखिए दरअसल इस क्वेश्चन के मामले में तीनों ही जो दे रखे हैं युग्म ना, तीनों के तीनों युग्म ही ना यहाँ पर एक गलत है। इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब ऐसा क्यों? ऐसा देखिए इसलिए क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे 4 है, ये नेशनल हाईवे 4 अंडमान और निकोबार आइलैंड का हाईवे है। किसका है? अंडमान और निकोबार का। अब देखिए NH 4 के लिए क्या कह रहा है? चेन्नई और हैदराबाद। तो क्या चेन्नई हैदराबाद अंडमान निकोबार द्वीप में है? नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है, ठीक है। वहीं हमारा जो दूसरा यहाँ पर नेशनल हाईवे दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 6। अब नेशनल हाईवे 6 जो है ये असम, मेघालय और मिजोरम के मामले में खास है। बट हमें यहाँ पर जगह कौन कौन सी दे रखी है? मुंबई और कोलकाता। अब मुंबई कोलकाता के अलावा असम, मेघालय, मिजोरम है, किसी प्रकार से सही हो सकता है? मतलब अगर प्रॉपरली आपको जगह की जानकारी भी नहीं है ना कि किस किस शहर से गुजरता, आपको ये पता हो कि किस राज्य से गुजर रहा है, तो भी आप कई बार आंसर निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ भी पता चल रहा है कि भाई मुंबई और कोलकाता तो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, इस मामले में गलत हो गया। NH 15 अहमदाबाद, जोधपुर के लिए। अब NH 15 किन किन राज्यों का? असम और अरुणाचल प्रदेश का। अब ये बताइए असम और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ेगा अहमदाबाद और कहाँ पड़ेगा जोधपुर? यानी कि इस स्टेट के मामले में भी तो ये गलत ही हो गया। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों युग्म जो हैं वो गलत थे और प्रश्न का उत्तर डी था, कोई नहीं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जरूरी है कि आप लोग तैयार रहें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर अगला स्थान कौन सा है मैपिंग न्यूज का। तो अब हम लोग को बात करनी है डेनमार्क की। डेनमार्क की बात करने के पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है
डेनमार्क ग्रीनलैंड की वजह से चर्चा में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, खरीदने की उन्होंने आशंका जताई थी। इसके अलावा बीते महीने स्विट्जरलैंड में डेनमार्क से आ रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर भी आई थी। तो ये रीज़न हमें पता चल रहा है, इस वजह से ज़रूरी है कि डेनमार्क को हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ के अच्छे से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि डेनमार्क किन किन मामलों में खास है और क्या है इसकी भौगोलिक विशेषताएं। तो देखिए, डेनमार्क के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, देशों के मामले में हमें यहाँ पर एक ही देश देखने को मिलेगा, और जो देश है यहाँ पर वो है जर्मनी। ठीक है, डेनमार्क सिर्फ एक ही देश से सीमा साझा करता है, वो जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। हालांकि जर्मनी के साथ सीमा साझा करने के अलावा हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इसका जो पश्चिम है, उसके पश्चिम में एक जगह है, यानी कि एक खास जल स्थल है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप के मामले में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डेनमार्क के उत्तर में उत्तरी सागर है। वहीं इसके अलावा हम लोग इसके पूर्व में ध्यान दें तो देखिए, पूर्व में एक यहाँ पर मैरीटाइम लाइन है। ठीक है, एक यहाँ पर मैरीटाइम लिंक है। ठीक है, कट लगो, हाँ यहाँ पर क्या। वहीं इसके अगर हम पूर्व में ध्यान दें तो देखिए, पूर्व में यहाँ पर एक मैरीटाइम लिंक है, और इस मैरीटाइम लिंक को कहा जाता है कैटेगट। ये कैटेगट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैटेगट मैरीटाइम लिंक, ये जो कैटेगट मैरीटाइम लिंक है, दरअसल ये 2 अलग अलग सागरों को जोड़ता है। और वो कौन कौन से सागर हैं, तो देखिए जोड़ता है बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से। अब देखिए, नॉर्थ सी तो हमें पता चल गया यहाँ है, बट नॉर्थ सी से हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ना है, और नॉर्थ सी से हम लोग को जाना है बाल्टिक सागर के अंदर। तो देखिए, हमें यहाँ पर गुजरना पड़ेगा कैटेगट मैरीटाइम लिंक से। कैटेगट मैरीटाइम लिंक से गुजरने के बाद ही हम लोग पहुंच सकते हैं आगे बाल्टिक सागर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति इस प्रकार से, ये नॉर्थ सी से निकली है, निकलते निकलते अपना जहाज लेकर के आई है कैटेगट मैरीटाइम लिंक में, और कैटेगट मैरीटाइम लिंक में जहाज लाने के बाद में हम लोग सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे अब इस रास्ते से होते हुए बाल्टिक सागर में। हालांकि अगर आपको रास्ता थोड़ा लंबा करना है तो आप यहाँ से भी गुजर के जा सकते हैं, है ना। ये अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम अपना जहाज शॉर्ट रास्ते से निकालना है फिर लॉन्ग रास्ते से निकालना है। इसके अलावा जब हम लोग भौगोलिक स्थिति के माध्यम से समझते हैं, भौगोलिक नक्शे पर डेनमार्क को समझते हैं, तो देखिए डेनमार्क की स्थिति एक्चुअल में एक प्रायद्वीप की स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि जो डेनमार्क है ये कैसा है, प्रायद्वीप है, यानी कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो भौगोलिक नक्शे पर जब हम लोग डेनमार्क की जमीन को देखते हैं तो इस भूमि को जटलैंड के रूप में जानते हैं। तो जटलैंड का यानी कि जो डेनमार्क प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा ही जटलैंड है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखनी है, प्रॉपर लिंक रखनी है, एग्जाम के लिए सीधे तौर पे ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब एक्चुअल में जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ना कई अलग अलग नामों से पढ़ा जाता है। अब इस क्षेत्र के अंदर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, इसी जगह पर हमें पढ़ने को मिलेगा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, और इसी क्षेत्र में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा फिनो स्कैंडिनेविया। अब इन तीनों में अंतर क्या है, और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले समय में पूछेगा, समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे तो जो नहीं समझते इन चीजों को, बट एक्चुअल में सिर्फ स्थिति देशों को जोड़ने और देशों को घटाने की है। जैसे कि इसी अवस्थिति में हम लोग इसको समझते हैं पूरी तरह से। अब देखिए, जब कभी भी जो ये हमारा डेनमार्क है, डेनमार्क के साथ अगर हम लोग जोड़ देते हैं नॉर्वे को और स्वीडन को, डेनमार्क के साथ में अगर हम लोग नॉर्वे को और स्वीडन को जोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। ठीक है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र इसको हम लोग कह देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में कौन कौन है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक, अब ये उत्तरी यूरोप का एक उपक्षेत्र के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ये उत्तरी यूरोप का एक उपक्षेत्र है। इसके साथ साथ जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है, इसको हम लोग देशों के यानी कि अलग अलग देशों के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर एक साथ जोड़ करके समझते हैं। क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि हमारा पूरा यूरोप है, यूरोप में जब आप नक्शे को देखेंगे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं। अब छोटी स्थिति और उनका जो आज शासन चल रहा है, जो उनकी राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, वो आज के समय के हिसाब से, लेकिन उन देशों के ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, भाषाई संबंध है, दोनों देशों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है कल्चर के मामले में, हिस्ट्री के मामले में। तो इसी वजह से
से क्या होता है कि उन देशों का ग्रुप बना दिया गया और ग्रुप को ही अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे कि तीनों देश डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र कह रहे हैं। अब स्कैंडिनेवियन क्षेत्र कहने के पीछे का रीजन ये है कि ये तीनों के तीनों देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई समानता रखते हैं। इसके अलावा दो और देश हैं जिनका नाम है यहाँ पर आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। अब आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह को अगर हम लोग इन दोनों को भी जोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग इसी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र के अंदर आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह को, इन दोनों को जोड़ देते तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अब इन पांचों क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई संबंधों के अलावा जातीय और भाषाई करीबी या निकटता बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। तो जातीय और भाषाई निकटता के कारण, करीब संबंधों के कारण ही बहुत बार आइसलैंड को और फैरो द्वीप समूह को इसमें जोड़ दिया भी जाता है। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। अभी तक हम लोगों ने फिनलैंड की बात नहीं की, बट फिनलैंड भी यहाँ पर मौजूद है। अब फिनलैंड की यहाँ पर मौजूदगी के कारण हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जब फिनलैंड यहाँ पर मौजूद है तो हम लोग इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेनमार्क पढ़ लिया, डेनमार्क के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, डेनमार्क को पढ़ा, स्वीडन को पढ़ा, नॉर्वे को पढ़ा, देखो सब पास पास है, तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई समानता बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। अब इन तीनों के साथ साथ हम लोगों ने इसमें दो और क्षेत्र जोड़ दिए, फैरो द्वीप समूह भी जोड़ दिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, फैरो द्वीप समूह को जोड़ने से हम लोगों ने इसमें आइसलैंड भी जोड़ दिया। इन पांचों को हमने बता दिया कि निकटता से आपस में संबंधित है, बट आइसलैंड तो दूर है, फिनलैंड तो उस वाले क्षेत्र के पास है, तो हम लोग फिनलैंड को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में फिनलैंड को भी जोड़ देते हैं, बट जब फिनलैंड को जोड़ देते हैं ना, तो उस समय इस पूरे के पूरे क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, उस समय इस क्षेत्र को कहा जाएगा फिनो स्कैंडिनेविया। क्या कहा जाएगा, फिनो स्कैंडिनेविया। तो फिनलैंड जोड़ेगा, तो फिनलैंड जुड़ने के बाद अपना नाम कहेगा कि मेरा नाम आगे लगाओ भाई, मेरा नाम आगे नहीं लगाओगे तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना, कहते हैं भाई मुझे स्पेशल वैल्यू चाहिए, स्पेशल वैल्यू नहीं मिलेगी ना तो भाई मुझे फिर शामिल नहीं होना इस ग्रुप के अंदर। तो वही स्थिति यहाँ पर कि भाई फिनलैंड को अगर हम लोग इस पूरे के पूरे स्कैंडिनेवियन क्षेत्र वाले ग्रुप में जोड़ेंगे तो फिर नाम बदल करके फिनो स्कैंडिनेविया इसको हम लोग को करना पड़ेगा। तो फिनो स्कैंडिनेविया में अब आ जाएंगे टोटल 6, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फैरो, आइसलैंड और फिनलैंड भी इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है बात सारी। अब इन सभी बातों को पढ़ने के अलावा हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी है, बट अब स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कौन कौन है ये भी देखिए जरा। तो दरअसल स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर हमें पढ़ना पड़ता है जिस खास देश को, उस खास देश के मामले में दो नाम है। पहला नाम है यहाँ पर स्वीडन और दूसरा नाम है नॉर्वे। तो स्वीडन और नॉर्वे ये जिस प्रायद्वीप पे, मैं फिर कहूंगा, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, ये देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया है, बाल्टिक सागर आ गया, नॉर्थ सी आ गई और नॉर्वेजियन सागर आ गया। तीन तरफ से तो आप पानी से घिरे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप बन चुके हैं प्रायद्वीप, आप एक प्रायद्वीप कहलाएंगे। तो ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय हिस्से को कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, और ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को भी अलग से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ और स्वीडन है और नॉर्वे है। इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व में है स्वीडन, पश्चिम में है नॉर्वे, और इन दोनों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी के द्वारा या पर्वतों के द्वारा। तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये सीमा पर मौजूद है और अच्छा खासा विस्तार हमें यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई पर्वतों का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रायद्वीप के मामले में हमें यहाँ पर इसकी आसपास की अब जल स्थिति भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के पूर्व में क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, यानी कि बोथनिया की खाड़ी यहाँ पर मौजूद है। अब बोथनिया की खाड़ी के बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आते हैं तो दक्षिणी हिस्से में हमें दो अलग अलग सागर देखने को मिलते हैं। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा बाल्टिक सागर, और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर उत्तरी सागर। इसके अलावा जो हमारे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के हमें पश्चिम में देखने को मिल जाता है नॉर्वेजियन सागर। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीप 4 अलग अलग सागरों से घिरा हुआ भी है। ठीक, तो ये खास खास चीजें याद रखनी जरूरी है स्थल के मामले में। ठीक, अब इस खंड से कैसा प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी हम लोगों से, तो वो भी जरा एक बार नजर डाल देते हैं। संभावित प्रश्न क्या, तो यहां से जो संभावित प्रश्न है उस संभावित प्रश्न में हमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है। पहला है उत्तरी सागर नॉर्वेजियन सागर के उत्तर में, दूसरा है बाल्टिक सागर उत्तर सागर के पूर्व में है, तीसरा है सेल्टिक सागर उत्तर सागर के पश्चिम में है, और इंग्लिश चैनल उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। काम करते हैं, समझ लेते हैं डायरेक्ट से क्या क्या चल रहा है।
उत्तर सागर नॉर्वेजियन सागर के उत्तर में है, क्या ऐसा है? उत्तर सागर कहां पर है? यहां पर। नॉर्वेजियन सागर यहां है। क्या उत्तर सागर नॉर्वेजियन सागर के उत्तर में है? दिख रहा है? क्या उत्तर सागर नॉर्वेजियन सागर के उत्तर में है? उत्तर सागर नॉर्वेजियन सागर के दक्षिण में है। यानी कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, बाल्टिक सागर उत्तर सागर के पूर्व में है। तो देखिए हमारा जो बाल्टिक सागर है, अभी आप लोग को मैं दिखाया बाल्टिक सागर, क्या ये उत्तर सागर के पूर्व में है? बाल्टिक सागर उत्तर सागर के पूर्व में है, बात तो ये ठीक कह रहा है। बाल्टिक सागर है तो उत्तर सागर के पूर्व में ही, तो ये हमारे लिए सही हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग सही रखेंगे इसको। बाल्टिक सागर उत्तर सागर के पूर्व में तो है। अब कह रहा है सेल्टिक सागर उत्तर सागर के पश्चिम में। तो सेल्टिक सागर की स्थिति क्या है? तो देखिए दरअसल जो सेल्टिक सागर है, सेल्टिक सागर हमें देखने को मिल जाएगा इस मानचित्र में। ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र सेल्टिक सागर के रूप में जाना जाता है। अब हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये रखा है कि सेल्टिक सागर उत्तर सागर के पश्चिम में है। तो सेल्टिक सागर क्या उत्तर सागर के पश्चिम में है? पश्चिम होना तो यही चाहिए, पश्चिम में है अभी, बात तो ठीक कह रहा है। सेल्टिक सागर उत्तर सागर के पश्चिम में है, तो यानी कि ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। अब हमारे चौथे स्टेटमेंट है इंग्लिश चैनल उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। क्या इंग्लिश चैनल उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ रहा है? तो हमारा जो उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल का मामला क्या है? इंग्लिश चैनल यहां मौजूद है, इंग्लिश चैनल यहां मौजूद है, उत्तर सागर यहां मौजूद है। तो उत्तर सागर और सेल्टिक सागर इन दोनों को जोड़ने का काम तो यहां पर इंग्लिश चैनल कर दे रहा है, बट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंग्लिश चैनल उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, दो स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि कितने कथन सही हैं? केवल दो ही कथन सही है, यानी कि प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं किस प्रकार के संभावित प्रश्न हो सकते हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों से हमारे से यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक, इसके अलावा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता कौन है आपस में? तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को आपस में इंग्लिश चैनल नहीं जोड़ता। दरअसल यहां पर एक कैनाल है जिसका नाम है कील कैनाल, यानी कि कील नहर। तो कील नहर जोड़ती है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को आपस में, ना कि इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसको जोड़ेगा? इंग्लिश चैनल जोड़ेगा उत्तर सागर को सेल्टिक सागर से। ठीक है, चलिए तो एक और प्रश्न देखते हैं, संभावित प्रश्न है। भौगोलिक रूप में ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग को बता दो खाना, जस्ट अभी बताया मैंने आप लोग को। तो प्रश्न बहुत ज्यादा वैसे मुझे इजी भी लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप लोग की जिम्मेदारी और बताना जरूर है। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग अपना उत्तर जरूर दें मुझे। और इसके साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी हम लोग का मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते रहते हैं, बट हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। और आप लोग को अगर ये जो फाइल चाहिए, जो भी आप लोग को पढ़ाया गया, अगर ये फाइल चाहिए तो मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ये फाइल हम लोग यहीं शेयर करते हैं, और टेलीग्राम पे आने के लिए आप लोग इस QR को भी स्कैन कर सकते हैं, सीधा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परेशानियां नहीं होंगी, बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। और बस ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने समझने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।